सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं केतन पारेख स्कैम के बारे में। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं केतन पारेख स्कैम पे एक वीडियो बनाऊं, तो ये छोटी सी वीडियो उसी पे होने वाली है। मैं आपको बहुत ही देसी भाषा में या सरल भाषा में बताऊंगा कि केतन पारेख स्कैम कैसे हुआ और उसके कंसिक्वेंसेस क्या रहे। क्योंकि जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था लगभग 1992 में, उसके 9 साल बाद ठीक 2001 में केतन पारेख स्कैम आया। केतन पारेख एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और शुरुआत के दिनों में उन्होंने अपने फैमिली का स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस संभाला था। उसके बाद वो एज अ ट्रेनी हर्षद मेहता की कंपनी जो ग्रो मोर कंपनी थी उसमें काम किए। और जब 1992 का स्कैम आया तो उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बट वो पकड़े नहीं गए क्योंकि वो एज अ एम्प्लॉय काम करते थे। उनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था कंपनी पे। उन्होंने मतलब उनसे तो पूछताछ हुई बट वो पकड़े नहीं गए थे। बट उसी साल में उन्हें कैफीना म्यूचुअल फंड के घोटाले में पकड़ा गया और 1 साल की सजा सुनाई गई। तो ये था उनका पहले का। अब बात करते हैं स्कैम के बारे में। तो स्कैम के बारे में बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इससे अगली वीडियो में बनाने वाला हूं केतन पारेख स्कैम और स्कैम 92 में बेसिक जो मेजर डिफरेंसेस थे उसके बारे में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, यानी केतन पारेख स्कैम की तरफ। तो बेसिकली केतन पारेख भी क्या करते थे, स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते थे, यानी बुलिश इन नेचर थे। वो क्या करते थे, पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल करना था उन्हें। किसी भी शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए वो आर्टिफिशियली रिग करते थे शेयर का प्राइस, और जब अच्छे खासी वैल्यूएशन पे पहुंच जाती थी कंपनी और उसके मतलब शेयर प्राइसेस, तो उसको डंप कर देते थे और जिससे मार्केट क्रैश हो जाती थी या उस स्टॉक के भाव इतने गिर जाते थे कि वो अपने पुराने लेवल से भी नीचे आ जाते थे। इसे पंप एंड डंप स्कीम कहते थे। तो ये हर्षद मेहता भी करते थे और केतन पारेख भी करते थे। बट इसके लिए पहले मार्केट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो केतन पारेख मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले तो उन्हें क्या चाहिए, ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिन पे को वो टारगेट कर सके। ठीक है, स्टॉक्स को सिलेक्शन के बाद उन्हें चाहिए एक स्टॉक एक्सचेंज जिसमें वो ट्रेड करेंगे, जिसको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें चाहिए ढेर सारा पैसा ताकि वो स्टॉक्स के प्राइस को रिग कर सके। स्टॉक एक्सचेंज का तो उनका चल गया था काम, क्योंकि बीएससी में तब तक बहुत कंट्रोल्स लग चुके थे। जब हर्षद मेहता का स्कैम होता उसके बाद काफी चीजें सही हुई थी बीएससी में, बट कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में इतना रेगुलेशन नहीं थी, इतनी रेगुलेटेड नहीं थी कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में। तो केतन पारेख ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को चुना अपनी इस एक्टिविटी के लिए। तो एक्सचेंज तो हो गया, अब बात है स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में भी बहुत ही दिमाग लगाया केतन पारेख ने। जो स्टॉक बाय करने थे केतन पारेख ने, उनमें 4 क्वालिटीज उन्हें देखनी थी कि एक तो वो स्मॉल कंपनीज होनी चाहिए थी। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक मार्केट रिक करने की कोशिश करी, बट उसमें वो फेल हो चुके थे। मतलब 95 96 में ये वही काम करते थे, बट बड़ी कंपनी में हाथ डाला था उन्होंने, बट वो फेल हो गए, वो नहीं कर पाए। आईटीसी में भी हाथ डाला था उन्होंने, बट क्योंकि वो बड़ी कंपनी थी, उनकी मार्केट कैप भी बड़ी थी, बट वो नहीं कर पाए। और उन्हें चाहिए थी ऐसी कंपनी जिसमें कम वॉल्यूम में ट्रेड हो, ताकि वो उनकी वॉल्यूम मैनिपुलेट करके उनको ऊपर लेके जा सके उनके प्राइसेस। फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रद्दी कंपनी पे हाथ डाले और उसको प्राइसेस रिक करना शुरू करें। उन्होंने कहा था कि ऐसी कंपनी दूंगा जो फंडामेंटली भी ठीक ठाक हो और फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी उसका अच्छा हो और लेस मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, ताकि बहुत सारा एक चंक वो खरीद सके। फॉर एग्जांपल 10% 20% कंपनी का स्टेक तक खरीद सके। ऐसी ऐसी कंपनीज को वो टारगेट कर सकते थे। 1997 में क्या हुआ, डॉट कॉम बूम आया। तो डॉट कॉम बूम में क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन सेक्टर था ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट या इंटरनेट सेक्शन था, उसका बूम था। सब लोगों को लगता था ये इंटरनेट का जमाना है, तो जो इससे जुड़ी हुई कंपनियां होगी ना, उसमें श्योरली आगे जाके फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छा है और आगे जाके वो अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो इसी चीज का फायदा उठा के उसने इसी सेक्टर को टारगेट किया ताकि वो प्राइस रिग भी करे तो लोगों को लगे कि ये तो नॉर्मल है ना, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर में डॉट कॉम बूम आ रहा है और फ्यूचर में जो इंटरनेट कंपनियां, मीडिया कंपनियां, इंफॉर्मेशन कंपनियां, इन्हीं का ही जमाना है, तो कोई शक ना करे। इसलिए उन्होंने क्या किया, डॉट कॉम कंपनीज को या मीडिया से जुड़ी हुई कंपनी, इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई कंपनी, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कंपनी को रिग करने की कोशिश की। और ऐसे उसने 10 अपने स्टॉक्स चुने जिन्हें K10 स्टॉक्स के नाम पे भी जाने थे। तो वो कहते थे ना, ये स्टॉक्स कभी नीचे जाते ही नहीं थे, मतलब इनके हमेशा बुलिश रहते थे। मतलब 200 200 300 300 400 400% का रिटर्न एक एक साल में दिया इन्होंने इन स्टॉक्स ने, जो इनके K10 स्टॉक्स थे। और
लोग इसके बारे में पढ़ते थे तो रिटेल इन्वेस्टर भी खींच के चले आते थे। तो अब आपको स्टॉक सिलेक्शन तो मिल गई कि इन्होंने स्टॉक सिलेक्शन कैसे की। अब इन्हें चाहिए ढेर सारा पैसा जिससे वो प्राइस रिक कर सके। हर्षद मेहता के इन कंट्रारी कि वहाँ पे तक क्या था, मार्केट कैप भी कम थी, ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी और मतलब कि पैसे भी इतने नहीं चाहिए थे कि आपको मार्केट ट्रिक करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, बट इसमें आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। और अपनी एक पहली वीडियो में आपको मैं बता भी चुका हूँ कि जो शेयर के प्राइस होते हैं एक फैक्टर उसमें से डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड ज़्यादा होगी और सेलर कम होंगे, मतलब बाय करने वाले ज़्यादा होंगे और सेल करने वाले कम होंगे, तो ऑब्वियसली शेयर के प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली उन्हें डिमांड बढ़ानी थी और डिमांड बढ़ाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो फंड का उनका जुगाड़ था। एक तो अपनी मनी, वो लिमिटेड है, मतलब जितना भी कमाया था एक हद तक वो पैसा लगा सकते थे, इतना पैसा नहीं था उनके पास कि पूरी मार्केट कैप्चर करे। दूसरी चीज़ है वो प्रमोटर से पैसे लेते थे। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैं उससे मतलब पैसे देता था केतन पारेख को कि भाई इसके प्राइस को ऊपर कर दे, ताकि मेरा जो शेयर है, मेरा जो पोर्शन है शेयर का, उसकी वैल्यूएशन भी बढ़े और मैं उसको बैंक में गिरवी रख के लोन भी ले सकूँ और मैं उसको मार्केट में डंप भी कर सकूँ कि अपना स्टेक कम करके मार्केट में पैसा कमा सकूँ। प्रमोटर से भी काफ़ी पैसे लेते थे। कहीं कहीं प्रमोटर्स उन्हें फ्री में अनसिक्योर्ड लोन भी देते थे ताकि वो प्राइस रिक कर सके। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये क्या करते थे? ये जो इन्होंने स्टार्टिंग बिजनेस था ना उनका फैमिली बिजनेस, वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर ही थे। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास पैसा बहुत सारा होता है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर से तो कहीं गुना होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को टारगेट करना था, तो उनका एक सोर्स ऑफ फंड था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसके बाद था बैंक्स, बैंक से भी उन्होंने काफ़ी पैसे जुगाड़ किया था। तो ये इनके फंड्स के सोर्सेज थे। तो सबसे पहले सोर्स के बारे में बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, हेज फंड्स होते हैं। तो इनका क्या था कि इनको पास पब्लिक का पैसा बहुत सारा होता है और इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा होता है। तो कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो क्या थे, केतन पारेख के फ्रेंड ही थे, तो उनको डायरेक्टली बोल देता था कि भाई इसमें पैसा लगाना है, इधर लगाना है। कुछ को तो इन्फ्लुएंस इजीली करता था। बाकी म्यूचुअल फंड्स को कैसे अट्रैक्ट करे, एक तरीका अपनाता था, वो क्या करता था, सर्कुलर ट्रेडिंग का यूज करके। सर्कुलर ट्रेडिंग में क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं हूँ, मेरे 5 दोस्त हैं, हम आपस में मिलके ही खरीदते बेचते रहते हैं ताकि लोगों को लगे इसकी तो स्टॉक की डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, इसकी तो स्टॉक की वॉल्यूम ही बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करता था, उसने अपने स्टॉक ब्रोकर्स जो थे, उनके एजेंट्स जो उनको कमीशन देता था, तो वो क्या कहता था उन्हें कि भाई तुमने क्या करना है, सेम टाइम पे सेम ऑर्डर डालना है ताकि आपका दोनों का ऑर्डर मैच हो जाए और आपस में ही खरीदते बेचते रहना कुछ स्टॉक्स को और उसके बदले में आपको कमीशन देता रहूँगा। ताकि लोगों को लगे, या जो मेन टारगेट था अट्रैक्शन का इसका था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स को, जो कंपनीज है वो क्या करती हैं, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं जिसमें लिक्विडिटी हाई हो। लिक्विडिटी हाई का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने आज अपनी सिप तोड़वानी है, आप रिडम्पशन मांगोगे ना, तो रिडम्पशन अपने पास से तो देती नहीं म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी कहती है आप जो स्टॉक होते हैं उतने प्रोपोर्शनेट का बेच देती है। अगर लिक्विड नहीं होगा वो स्टॉक तो वो बेच नहीं पाएगी और म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे नहीं दे पाएगी। तो लिक्विड स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और जो केटन स्टॉक्स थे ना, वो हमेशा टॉप 5 ट्रेडेड में आते थे, न्यूज़ ना हो तब भी। तो लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम बढ़ा के रखते थे अपने स्टॉक्स में ताकि लोगों का ध्यान जाए इन स्टॉक्स पे और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट है और बाय करें। तो इस तरीके से इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ किया। उसके बाद आगे बैंक्स की बारी थी। जैसे ही हर्षद मेहता स्कैम में भी था, बैंक्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। 2 तरीके से लेता था, एक तो लोन लेता था उनसे, दूसरा तरीका था पे ऑर्डर्स। तो उस टाइम क्या लोन की लिमिट थी 15 करोड़ थी लगभग, या 10 करोड़ थी। तो बैंक, कोई भी स्टॉक ब्रोकर को बैंक 15 करोड़ से ज़्यादा लोन नहीं देता, बट ये उससे ज़्यादा ले लेता था बैंक से, और ये ग्रोस वायलेशन ऑफ रेगुलेशंस था। तो मेनली इनके पास 2 बैंक का हाथ, एक था हमारा ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और दूसरा था माधापुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। और जब स्कैम बाहर आया तो इन्होंने 250 करोड़ पे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का देना बनता था और तकरीबन 800 से 900 करोड़ पे माधापुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का उधारा था इनके ऊपर। मतलब केतन पारेख की वजह से दोनों बैंक ही डूब गए थे। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक तो किसी और बैंक में एक्वायर हो गया था, बल्कि माधापुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था। मतलब ऐसा हाल हो गया था, इनके जो एनपीए थे वो डिपॉजिटर की पूरी वैल्यू वैनिश कर दिए थे। मतलब 1200 करोड़ की तरफ मेरे ख्याल से एनपी हो गए थे और 1200 करोड़ ही इनके पास डिपॉजिट था। तो पूरा वैल्यू ही खत्म हो गई थी, बैंक की नेटवर्थ नेगेटिव में आ गई थी। और 2012 में आरबीआई ने इनका मतलब कैंसिल भी कर दिया था। इस 900 करोड़ में से केतन पारेख ने तकरीबन 400 करोड़ पे वापस लौटा भी दिए थे बैंक को, बट बाकी नहीं लौटा पाया था। तो केतन पारेख क्या करता था, इन बैंक्स के पास ज्यादा था और उनसे लोन लेता था। किस बेसिस पे लोन लेता था? जो अपने शेयर्स खरीदे थे उनको गिरवी रख के वो लोन लेता था। ऑब्वियसली शेयर के प्राइस वैल्यू बढ़ती रहती थी तो बैंक को भी कोई चक्कर नहीं था कि भाई शेयर तो है ही
हमारे पास इतनी वैल्यू के लोन तो देता, और लोन लेता रहता, और बैंक भी इन्हें काफ़ी आसानी से लोन देते थे क्योंकि शेयर तो मॉर्गेज थे ही उनके पास। तो ऐसे कर करके उनका काम चलता रहता था। प्लस इसने क्या करा, इन बैंकों में अपने कुछ होल्डिंग्स भी खरीद ली, मतलब कि इन बैंक्स में कुछ शेयर्स खरीद लिए, जिससे क्या इम्पैक्ट हुआ, बाद में इन बैंकों से वो क्या हुआ, अनसिक्योर्ड लोन मिलने लग गया। जैसे कि उसमें था ना कि हर्षद मेहता स्कैम में कि आप मेरे को दो तो पैसे, मैं आपको बीआर बाद में दूंगा। इसमें भी क्या था, आप मेरे को पैसे तो दो, जो शेयर प्लेज करने में थोड़े दिन बाद देता हूँ ना, मतलब 15 दिन का गैप दो ना, इतने आप मेरे को पैसे तो दो। तो ऐसे करके ये पैसा उठाता था और बैंक के डिसीजन पे भी इन्फ्लुएंस करता था। तो ऐसे घुमाता था केतन पारेख बैंक से पैसा। तो बैंक से पैसा आ गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा आ गया, तो बहुत सही चल रहा था। जब तक आपके पास पैसा आता रहेगा, मार्केट आप बूम करते रहेंगे, जैसे आपने हर्षद मेहता में देखा था। अब क्या हुआ, .com बबल ब्रस्ट हो गया 2000 से लेकर 2001 के बीच में। ये .com बबल था ना, पूरे दुनिया में बस्ट होने लगा कि इवन जो फॉरेन कंपनीज थी या फॉरेन एक्सचेंजेस में जो .com कंपनीज लिस्टेड थी, उन पे भी बहुत प्रेशर था सेलिंग का। तो इसी का इम्पैक्ट भी इंडिया में आया और मार्केट धीरे धीरे गिरने लगा और लोग भी अपने शेयर्स क्या सेल करने लगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये मतलब कि यहाँ के भी स्टॉक्स जाएंगे, क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके थे, काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच चुके थे। तो अब क्या हुआ, केतन पारेख पे भी प्रेशर आने लगा। बैंक्स के पास जाके वो और पैसे मांगने लगा कि भाई मेरे को पैसा दो, क्योंकि मार्केट को ऊपर रखने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा नहीं होगा तो मार्केट को ऊपर नहीं रख पाएंगे आप। तो क्या हुआ, केतन पारेख ने भी बैंक से पैसे मांगने गए, बट बैंक क्या कह रहा था, भाई आपने जितना लोन लिया है और आपने जो कितने शेयर्स गिरवी रखे और शेयर्स की वैल्यू गिर चुकी है, हमें और शेयर्स प्लेज करें तभी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो बैंकों पे भी प्रेशर आए, केतन पारेख पे भी प्रेशर आए। अब क्या हुआ, जो उनके जो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में जो नेटवर्क थे, ब्रोकर थे, उन पे भी प्रेशर आया। उनके पास क्या सेटलमेंट तक के पैसे नहीं बचे थे, तो उनको भी अपने सौदे काटने पड़े और सेल करना पड़ा। तो उसकी वजह से और मार्केट नीचे जाने लगा। इवन कोलकाता एक्सचेंज पे तो मतलब कि पेमेंट क्राइसिस होने लगे थे। कोलकाता एक्सचेंज को सिर्फ केतन पारेख की वजह से काफ़ी लॉस झेलना पड़ा था, क्योंकि सारा का सारा नेटवर्क था जो केतन पारेख का, वो कोलकाता एक्सचेंज पे काम करता था। अब क्या हुआ, अब केतन पारेख की उल्टी गिनती शुरू हुई। अब फाइनल लेन इन द कॉफिन कब हुआ, जब बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई में केस फाइल किया केतन पारेख के अगेंस्ट। क्योंकि केतन पारेख ने क्या किया था, उनको 137 करोड़ का पे ऑर्डर दिखा के, मतलब दे के पैसे लिए थे 137 करोड़ पे, और उस पे ऑर्डर को किसने इशू किया था, हमारे अपने माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने। बट ये क्या हुआ, डिसऑनर हो गया था और बैंक ऑफ इंडिया को पैसे नहीं मिले। और बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था चलो केतन पारेख को पैसे दिए, उसके अकाउंट में से वापस लेते हैं। बट केतन पारेख था चालाक, उसने क्या किया, अपनी सभी कंपनी में वो पैसे घुमा दिए थे, पता नहीं लग पाया कहाँ गया वो पैसा। मतलब उसने अपने करंट अकाउंट से कहीं कहाँ भेज के पैसा पूरा घुमा दिया था और सिर्फ 7 करोड़ रुपए वापस दिए। तो 130 करोड़ रुपए बैंक ऑफ इंडिया के पास अभी भी नहीं पहुंचे थे। तो इसलिए एफआईआर फाइल हुई और तुरंत ही केतन पारेख को पकड़ लिया गया। कि 2018 में इस केस का मतलब फाइनली क्रक्स निकला। डीआरटी ने फैसला लिया कि जो 3 कंपनी थी केतन पारेख की, उनकी एफडी को इनको बैंक ऑफ इंडिया वालों को दे दीजिए, जिसकी वैल्यू थी 138.94 करोड़। ऑल्दो बैंक ऑफ इंडिया ने 1800 करोड़ मांगे थे, क्योंकि 18.5% पे दिया था उन्हें पे ऑर्डर का पैसा। उसको मतलब कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा के 1800 करोड़ रुपए बनते हैं तकरीबन। बट 138 करोड़ में सेटलमेंट हुआ और पैसा बैंक ऑफ इंडिया को 2018 में मिल गया। अब क्या हुआ था, मार्केट का तो क्रैश होना ही था। मार्केट हो गई पूरी क्रैश और इतने इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा, आप कह नहीं सकते। जो कहते हैं ना 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए यूं नहीं, केतन पारेख लेके भाग गया। केतन 40,000 रुपए मार्केट में वैनिश हो गए। मतलब एक तरीके से छोटे इन्वेस्टर से उनका पैसा डूब गया और बेचारे, मतलब कईयों ने तो सुसाइड भी कर ली थी उस टाइम में। और इवन म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहीं कहीं तो बैंकरप्ट हो गए थे इस चक्कर में। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया कि एक तो केतन पारेख इनसाइडर ट्रेडिंग करता था, शेयर मैनिपुलेशन करता, शेयर प्राइस की रिगिंग करता था, गलत ढंग से बैंकों से फंड रेज करता था। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज ने केतन पारेख को लोन दे रखा था और जब स्कैम सामने आया तो 1200-1300 करोड़ रुपए की देनदारी बनती थी केतन पारेख की सभी कंपनीज को, और उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी धोखा दिया था। तो इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें क्या निष्कर्ष आया, एक तो केतन पारेख और जितनी भी उसकी एंटिटीज थी वो 2017 तक स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकती थी। इवन 2009 में उसके अगेंस्ट एक और केस चला जिसमें पाया गया कि वो स्टिल एक्टिव है स्टॉक मार्केट में, डिफरेंट कंपनीज के थ्रू ट्रेडिंग करता है, और उसको जेल भी हुई उस केस में। उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई कि कोऑपरेटिव जो बैंक्स थे उनको मना कर दे कि आप दे ही नहीं सकते,
आप अपने मतलब किसी भी ब्रोकर को लैंड नहीं कर सकते मनी। और आरबीआई ने भी क्या किया, पहले 2-3 साल में एक बार करती थी कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट, अब कहती साल में 2 बार करती थी। ट्रेडिंग साइकिल को भी 1 दिन कर दिया गया। प्लेजिंग ऑफ स्टॉक्स क्या है, बंद ही कर दिए गए। अब बिना स्टॉक एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट के आप स्टॉक्स प्लेज कर ही नहीं सकते, उनके अगेंस्ट लोन ले ही नहीं सकते। बदला सिस्टम को बंद कर दिया गया कि कैरी फॉरवर्ड करते थे ना जब, तो वो कहते थे कुछ कमीशन देते थे कि मेरा जो सौदा है वो काटिए ना, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, इसके बदले में इतना कमीशन दे दूंगा। अब बंद हो गया, आपको पहले पोजीशन काटनी ही पड़ेगी एक्सपायरी पे। और नेट शॉर्ट सेलिंग भी बंद कर देगी ताकि ज़्यादा प्राइस रिग ना कर सके लोग। तो ये थे आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ स्कैम। के बाद भी काफ़ी केसेस चलते रहे। केतन पारेख पे एक में 1 साल की सज़ा हुई, 2 साल की सज़ा हुई, एक में 3 साल की भी सज़ा हुई, और वो जेल भी गए काफ़ी टाइम पे। और स्टिल कई लोग मानते हैं वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते, बट किसी ना किसी के थ्रू अभी भी वो ट्रेडिंग है, इन्वॉल्व है स्टॉक मार्केट में। ऐसे रूमर्स जरूर आते हैं मार्केट में। तो ये थी छोटी सी वीडियो केतन पारेख स्कैम में। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा केतन पारेख स्कैम और हर्षद मेहता स्कैम में की डिफरेंसेस। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।